नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र बैरवा आप सभी का उड़ान क्लासेस फागी के यूट्यूब माध्यम से क्लासेस शेड्यूल्स पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे रीट में जो हमारे महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु रहने वाले हैं हिंदी विषय से, उनके संबंध में हम लोग जब बात करते हैं हिंदी विषय की तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है साथियों, शब्द ज्ञान। आज का हमारा अध्ययन विषय रहने वाला है, बिंदु रहने वाला साथियों, शब्द ज्ञान। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द होता क्या है। तो शब्द की अगर बात करें हम लोग तो शब्द जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। यही हम लोग वर्ण की डेफिनेशन भी देखते हैं, तो वर्ण के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तब भी बात करते हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और यही चीज यहाँ दौरान में आ रही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण जो होगी वो होगी खंड के आधार पर, क्योंकि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यानी ये कह सकते हैं कि सार्थकता की दृष्टि से देखा जाए, सार्थकता की दृष्टि से देखे जाने पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अपने आप में शब्द होती है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए साथियों, तो हमारे सामने शब्द है राम। राम जो है इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो वर्ण विच्छेद कुछ इस तरह से होगा, रे धन आ धन में धन ए। इनका अगर रे वर्ण को देखा जाए, आ वर्ण को देखा जाए, मैं को देखा जाए और ए को देखा जाए, अगर इनको भिन्न भिन्न रूप में देखा जाए यानी अलग अलग रूप से देखा जाए तो इनका कोई अर्थ शेष नहीं रहता। लेकिन जैसे ही इनका एक योजक रूप, सम्मिलित रूप जो है इस तरह से प्रस्तुत होता है, तो जैसे ही राम शब्द का उच्चारण किया जाए, जैसे ही मैं बोलूं राम, तो राम शब्द सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में जो है एक प्रतिबिंब बन जाएगा, चाहे वो प्रभु श्री राम का हो या फिर हो सकता है कि तुम किसी व्यक्ति विशेष से परिचित हो जिसका नाम क्या है, राम है। इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसका निश्चित अर्थ निकलता है। यानी ये कह सकते हैं कि शब्द जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, किसी न किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता हो। अब हम बात करते हैं साथियों शब्द के बारे में। तो शब्द के अगर प्रकारों की बात की जाए, शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार, तो शब्द के जो प्रकार हैं इसके अगर वर्गीकरण किया जाए तो शब्दों के प्रकार देखने को मिलते हैं साथियों चार प्रकार के। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? चार प्रकार के। देखते हैं साथियों कौन कौन से हैं। आइए, पहला जो है शब्द, वो शब्द देखने को मिलते हैं, उनका वर्गीकरण देखें तो उनको इतिहास के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? इतिहास के आधार पर। कोई भी शब्द जो है उसका क्या इतिहास रहा है, क्या स्रोत रहा है, क्या उद्गम स्थान रहा है, यानी उद्भव जो है वो कहां से हुआ है, उसके आधार पर वर्गीकरण देखे जाते हैं। शब्द के आधार पर जो शब्द जो है देखने को मिलेगा, पहला इतिहास, स्रोत या उद्गम स्थान के आधार पर। सब ये जो इतिहास कह लें, स्रोत कह लें या उद्गम स्थान कह लें, इसके आधार पर शब्दों के वर्गीकरण देखने को मिलते साथियों। कितने? चार प्रकार से। कौन कौन से? तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। कौन कौन से हो गए साथियों? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। अब किसी भी शब्द का हम लोग इतिहास खंगाले, स्रोत खंगाले या उद्गम स्थान देखे, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम लोग वर्तमान में किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो शब्दावली जो है वो कहाँ प्रयुक्त होती है? भाषा में। कहाँ प्रयुक्त होती है साथियों? भाषा में प्रयुक्त होती है।
और भाषा जो है वर्तमान में हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका विकास देखें, इसका इतिहास देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि वर्तमान में जो भाषा बोली जा रही है, कौन सी भाषा बोली जा रही है? वर्तमान हिंदी भाषा। और ये जो वर्तमान हिंदी भाषा है वो आज कुछ वर्षों का या 10, 15, 20 वर्षों का परिणाम नहीं है, जबकि ये कालांतर के विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किए हुए हैं। यानी हम लोग सबसे पहले किसी भी शब्द के इतिहास, स्रोत या उद्गम स्थान को समझना चाहेंगे साथियों, तब हमें ये देखना होगा कि वर्तमान हिंदी में जो शब्दावली प्रयुक्त हो रही है, वर्तमान हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, इनका विकास कैसे हुआ। तो यहां से हमें देखना होगा कि सबसे पहले हम लोग ये जो वर्तमान में जो शब्दावली प्रयोग में ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? हिंदी भाषा में। और भाषा जो है ये अपने विचारों की क्या करती है? विचारों का आदान प्रदान। कभी भी हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए या इनके आदान प्रदान करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का, जिन सांकेतिक चिन्हों का, जिन भाषिक वर्णों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको देखने पे हमें समझना होगा साथियों कि अभिव्यक्ति के लिए हम लोग जो भाषा है वो प्रकार में लेते हैं। कितने प्रकार के काम में? 3 प्रकार की। पहली जिसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा साथियों? लिखित भाषा। यानी जब कभी भी हम लोग किसी भी जगह अपने विचारों को प्रेषित करना चाहेंगे, 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 से अधिक लोगों के बीच में हम लोग विचारों का आदान प्रदान करना चाहेंगे, तब हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग करेंगे। तो लिखित भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? तो लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग लिपिबद्ध चिन्हों से, लिपिबद्ध चिन्हों के माध्यम से। जैसे हम लोग पत्राचार माध्यम, एक दूसरे को पत्र लिखकर, जैसे आजकल तो मैसेजेस करके, यूट्यूब के अपने जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग लेखनी का प्रयोग करते हैं, हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रेषित करते हैं, पत्र लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति के साथ में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये तो भाषा होगी कौन सी साथियों? लिखित भाषा। दूसरी भाषा जो है उसे देखने को मिलता है तो होती है कौन सी? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं साथियों? कि जब कभी भी व्यक्ति जो है अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी लिपिबद्ध चिन्हों का प्रयोग ना करते हुए मौखिक संकेतों के माध्यम से, विशेष ध्वनियों के माध्यम से, विशेष ध्वनियों के या ध्वनि चिन्हों के, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से प्रेषित करता है, वो भाषा कौन सी कहलाएगी? मौखिक भाषा। और तीसरी जो भाषा है उसे कहते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जहां हम लोग अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जैसे विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं बनाकर, भाव भंगिमाएं बनाकर, जैसे अगर उदास है तो मुंह उतरा हुआ दिखाकर, खुश है तो स्माइल करके। ये जो हम लोग अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं साथियों? मौखिक संकेतों के माध्यम से। और ये भाषा कहलाती है कौन सी? सांकेतिक भाषा। अब हम समझते हैं साथियों कि ये जो भाषा है जिसमें हम लोग विचारों के क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। और इसमें भी वर्तमान हिंदी की अगर बात करें तो वर्तमान हिंदी जो भाषा है वो प्रयुक्त हुई है कई सैकड़ों वर्षों के परिणाम स्वरूप। हम लोग जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम भाषाओं में सबसे पहली भाषा के रूप में जो जानी जाती है वो जानी जाती है भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। और ये संस्कृत भाषा जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है साथियों कि ये सबसे प्राचीनतम भाषा कैसे है। तो इस भाषा को हम लोग देववाणी के रूप में भी जानते हैं कि ये क्या है? देवताओं की वाणी है, देवताओं की भाषा है। और ये सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है वैदिक माध्यम से या वेदों के माध्यम से।
संस्कृत भाषा क्या है? देववाणी। और जानकारी प्राप्त होती है हमें वेदों के माध्यम से। ठीक है साथियों, वर्तमान में जो हिंदी भाषा प्रयुक्त हो रही है, इसका हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शब्द को हम लोग समझते हैं तो शब्द को समझने के लिए हमें समझना होगा कि शब्द जो है उसका इतिहास क्या रहा है, उसका उद्गम स्थान क्या रहा है, उसका स्रोत क्या रहा है। तो हम लोग जब हिंदी का उद्गम स्थान, स्रोत या इतिहास समझने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम भाषाओं में एक भाषा थी जिस भाषा को हम लोग संस्कृत के नाम से जानते हैं। और ये संस्कृत जो है वो देवताओं की वाणी रही है, देववाणी रही है। और ये सारी जानकारी हमें प्रदान करते हैं कौन? हमारे वेद और उपनिषद। और यहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि सबसे प्राचीनतम भाषाओं में सबसे भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा कहां से जानकारी प्राप्त होती है? इसकी वेदों से। तो इसे हम लोग कहते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। देखिए साथियों, भाषा जो है वो सदैव कठिन से सरल की ओर चलती है। कैसे चलती है साथियों? कठिन से सरल की ओर। और हमारे वर्तमान स्वरूप में जो हिंदी भाषा प्रयुक्त हुई है वो हुई है हमेशा भाषा के विकास के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होकर, यानी सरल से सरल की ओर चलते चलते कहां पहुंची? वर्तमान हिंदी तक। और सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी? हमारी वैदिक संस्कृत। लेकिन वैदिक संस्कृत जो है एक समय जो है इनके शब्दावली की वजह से कठिन लगने लगी, लोगों को क्लिष्ट लगने लगी, या इसी को हम लोग दुरय कह सकते हैं। ये जो वैदिक संस्कृत है वो कठिन और क्लिष्ट लगने लगी, तो इसके स्थान पर प्रयुक्त हुई लौकिक संस्कृत। देखो साथियों, लौकिक संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि आम लोगों द्वारा बोली गई। और जो वैदिक संस्कृत थी, जब लोगों को, उस स्थानीय लोगों को कठिन लगने लगी, तो कठिन लगने के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा परिवर्तन किया। और परिवर्तन करके आम बोलचाल में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया, उन शब्दावलियों को हम लोग कहने लगे लौकिक संस्कृत की शब्दावली। लेकिन भाषा कैसे चलती है? कठिन से सरल की ओर। जब लौकिक भी कठिन लगने लगी, तो इसके स्थान पे भाषा प्रयुक्त होने लगी साथियों पाली भाषा। पाली भाषा जो है वो लौकिक भाषा के बाद में प्रयुक्त होने लगी। हमें इनकी जानकारी कहां से प्राप्त हुई कि पाली प्रयुक्त हुई? किसके बाद में? लौकिक के बाद में। तो ये विभिन्न ग्रंथ है, जैसे अंगुत्तर निकाय हो गया, अंगुत्तर निकाय, जितने भी बौद्ध धर्म ग्रंथ रहे हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ, यहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो लौकिक संस्कृत थी वो कठिन लगने लगी, तो उसके स्थान पे कौन सी भाषा प्रयुक्त होने लगी? पाली भाषा। लेकिन पाली भाषा भी साथियों एक वक्त तक आते आते कठिन लगने लगी, तो हम लोगों ने पाली के स्थान पे भाषा प्रयोग में ली प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा साथियों? प्राकृत भाषा। जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी मिलती है विभिन्न जैन धर्म ग्रंथों से, जैन धर्म ग्रंथों से। देखिए साथियों, भाषा कैसे चलती है? कठिन से सरल की ओर। हम लोगों के पास सबसे प्राचीनतम भाषाओं के रूप में कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो प्राप्त होती है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जब कठिन लगने लगी, तो हम लोगों ने उसके स्थान पर प्रयोग में ली कौन सी? लौकिक, यानी आम बोलचाल वाली संस्कृत भाषा। वो भी जब कठिन लगने लगी, तो उसके स्थान पर प्रयोग में ली कौन सी? पाली भाषा। और पाली भी जब कठिन लगने लगी हमें, तो उसके स्थान पे एक और भाषा अपने प्रयोग में आई, उसे कहते हैं अपने प्राकृत भाषा। लेकिन प्राकृत भाषा भी एक समय तक आते आते हमें कठिन लगने लगी, तो उसके स्थान पे हम लोगों ने एक नवीनतम भाषा अपभ्रंश का प्रयोग किया। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश जो शब्द है, इसका मतलब होता है साथियों टूटा फूटा रूप, टूटा फूटा या बिखरा हुआ रूप, बिखरा रूप। अब अपभ्रंश क्यों कहते हैं इसे? तो अपभ्रंश भाषा इसलिए कहते हैं हम लोग कि इसके पास अपनी मूल शब्दावली कुछ भी नहीं है। अपभ्रंश भाषा में जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कुछ प्राकृत से लिए गए हैं, कुछ पाली से, कुछ लौकिक से, कुछ वैदिक से। और ऐसे हम लोगों ने क्या किया? अलग अलग भाषाओं की, चारों पांचों भाषाओं की मिलाकर हम लोगों ने एक नवीन भाषा का प्रयोग किया, उसे नाम दे दिया गया क्या? अपभ्रंश भाषा।
अपभ्रंश भाषा भी साथियों कालांतर में विभिन्न क्षेत्रों में बोली गई। उस समय हुआ करते थे महाजनपद काल, और महाजनपद काल में जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, कंबोज हो गया, पांचाल हो गया, मल्ल हो गया, वज्जी हो गया, शोरसेन हो गया, ये अलग अलग महाजनपद हुआ करते थे। तो अलग अलग जनपद क्षेत्रों में बोली गई। जैसे अवध में बोली गई तो अवधी अपभ्रंश हो गई, मगध में बोली गई तो मागधी अपभ्रंश हो गई, मागधी अपभ्रंश, शोरसेन में बोली गई तो शोरसेनी अपभ्रंश हो गई। और ये जो शोरसेनी अपभ्रंश है, इसी से वर्तमान हिंदी का उद्भव हुआ साथियों, वर्तमान हिंदी का उद्भव। ठीक है साथियों, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, भाषा के विकास की। और भाषा का विकास जो है वो कैसे होता है, कठिन से सरल की ओर। हम लोग बात कर रहे थे कि भाषा जो है कठिन से सरल की ओर चलती है, और सबसे प्राचीनतम भाषाओं में जिस रूप भाषा को हम लोग जानते हैं उस भाषा का नाम है वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत जो है एक समय तक आते आते लोगों को कठिन लगने लगी, इसको उच्चारण में दुविधा होने लगी, इसके लिखने में दुविधा होने लगी। तो उसके स्थान पे हम लोगों ने एक नवीनतम भाषा का प्रयोग किया जो थोड़ी सी परिमार्जित, थोड़ी सी परिष्कृत, थोड़ी सी सरल थी और आम लोगों द्वारा बोली गई। अतः इसको नाम दे दिया गया लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत भी एक समय तक आते आते हमें कठिन लगने लगी, और जब ये कठिन लगने लगी तो उसके स्थान पे, लौकिक संस्कृत के स्थान पे हमें एक और भाषा का प्रयोग किया। उस भाषा का नाम दिया गया साथियों पाली। और ये हमें जानकारी प्रदान करते हैं कौन, बौद्ध ग्रंथ के, या खास तौर से अंगुत्तर निकाय से। उसके बाद में हमें और भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि भाषा कैसे चलती है, कठिन से सरल की ओर। और एक वक्त आते आते साथियों हमें एक भाषा जो पाली के रूप में प्रयोग में ली थी, ये भी कठिन लगने लगी। और पाली के स्थान पे साथियों हम लोगों ने एक और भाषा का प्रयोग किया, और भाषा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भाषा कौन सी रही, प्राकृत रही। और ये सारी जानकारी हमें प्रदान करते हैं जैन धर्म ग्रंथ के, जितने भी ग्रंथ हैं। भाषा कैसे चलती है साथियों, कठिन से सरल की ओर। प्राकृत भी हमें एक समय तक आते आते कठिन लगने लगी। हम लोगों ने क्या किया, कुछ रूप पाली से उठाया, कुछ शब्दावली, कुछ प्राकृत से उठाए, कुछ लौकिक के और कुछ वैदिक संस्कृत, और चारों भाषाओं का निचोड़ करके हम लोगों ने एक और सरल भाषा का विकास किया। और भाषा जो है वो हमारे सामने आई अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश का मतलब होता है साथियों टूटा फूटा या बिखरा हुआ रूप। और अपभ्रंश भाषा भी महाजनपद काल में अलग अलग महाजनपदों में बोली गई, तो उसके आधार पर नामकरण रखा गया। जैसे मगध में बोली गई तो मागधी अपभ्रंश, शोरसेन क्षेत्र में बोली गई तो शोरसेनी अपभ्रंश, गुजरात क्षेत्र में बोली गई तो गुजरी अपभ्रंश। और ये जो वर्तमान में हिंदी भाषा है उसका विकास हुआ शोरसेनी अपभ्रंश से। अब बात कर लेते हैं शब्द के विकास की साथियों। शब्द जो है उनका विकास की, शब्दों के प्रकार की अगर बात की जाए तो शब्द के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार आता है इतिहास के आधार पे, स्रोत के आधार पे, या उद्गम स्थान के आधार पे। और इसके आधार पर शब्दों के वर्गीकरण किए गए साथियों कितने, 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देखिए साथियों अब समझते हैं तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है। इतिहास कह दे या स्रोत कह ले या कह ले उद्भव या उद्गम, इसके आधार पर शब्दों के वर्गीकरण कितने साथियों, 4। पहला तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। तत्सम जो शब्द है ये 2 शब्दों की योग से बना है, तत् धन सम। तत् धन सम, तत् यानी उसके, सम यानी समान। उसके किसके, तो वर्तमान हिंदी का अगर बात करें वर्तमान हिंदी से तो सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी रही, संस्कृत। तो सबसे पहले ऊपर की ओर जाएंगे, और जो सबसे बेहतरीन होता है उसी की तरफ इशारा किया जाता है ना, तो किसकी तरफ इशारा किया जाएगा, सबसे बेहतरीन भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा, उसके समान। यानी ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो मूलतः है संस्कृत भाषा के हैं। किस भाषा के हैं साथियों,
संस्कृत भाषा के तथा वर्तमान हिंदी में जैसे के देश प्रयुक्त हो रहे हैं, हो रहे हैं। ठीक है साथियों, यानी ऐसी कोई भी शब्द जो मूलतः किस भाषा के, संस्कृत भाषा के, और जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे कहाँ प्रयोग में लिए जा रहे हैं, हिंदी में, उनको क्या कहते हैं हम लोग, तत्सम शब्द। जैसे हो गया अश्रु, घृत, अक्षी, पर्णशालिका आदि। ये जो शब्द हैं वो मूलतः किस भाषा के हैं, संस्कृत के हैं, और हिंदी में जैसे थे संस्कृत में वैसे के वैसे प्रयोग में लिए जा रहे हैं। देखिए साथियों, इनको पहचानने के लिए एक विशेष चीज देखनी होगी हमें कि इसमें कटे फटे वर्ण दिखाई दे रहे हैं। एक तो संयुक्त वर्ण दिखाई दे रहा है, देखो ये कटा फटा वर्ण, यहाँ संयुक्त अक्षर, यहाँ कटे फटे वर्ण। तो इसकी खास पहचान ये है कि इसमें क्या चाहे पाए जाएंगे, इसमें प्राय संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण या कटे फटे वर्ण देखने को मिलते हैं, वर्ण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग कौन से शब्द, तत्सम शब्द। इसके बाद में बात करते हैं साथियों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ये भी दो शब्दों के योग से बना है। तद धन भव मतलब होता है उसके बाद, भव यानी पैदा होना, होना। उसके बाद किसकी ओर, मैंने कहा साथियों हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे सबसे बेस्ट चीज से, और सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी, संस्कृत। तो किसके बाद में पैदा होना, वे शब्द जिनका उद्भव संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषी शब्दावली के बाद हुआ है, के बाद हुआ है। ये कह सकते हैं साथियों कि मूलतः संस्कृत भाषा की शब्दावली थी, लेकिन उसके बाद में पैदा हुआ, यानी उनमें थोड़ा सा परिवर्तन या परिमार्जन, थोड़ा सरलीकरण किया गया, उसके बाद में हिंदी में प्रयोग में लिया गया। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। देखिए साथियों कौन कौन से शब्द थे अपने पास में, जैसे घृत, अश्रु, घृत, अक्षी और पर्णशालिका। जैसे अश्रु का तो हो गया अंशु, घृत का हो गया घी, अक्षी का हो गया आंख, और पर्णशालिका का हो गया साथियों पंसारी। क्या हो गया साथियों, पंसारी। देखो हम लोगों ने क्या किया है, मूल शब्दावली जो संस्कृत की थी उन्हीं का थोड़ा सा सरलीकरण करके कहां प्रयोग में लिया साथियों, हिंदी भाषा में। इसकी खास बात यह, इनको पहचानने के लिए कहा जा सकता है कि इसमें प्राय, देखो साथियों चंद्र बिंदु देखने को मिल रही है, तो प्राय चंद्र बिंदु देखने को मिलती है, अधिकतर में यही होता है साथियों। अपवाद स्वरूप कुछ अलग हो सकते हैं एक आध। उसके बाद में बात करते हैं साथियों तत्सम तद्भव देशज शब्द। देशज शब्द मतलब क्या होता है, तो देशज शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है, देश धन ज, अर्थात देश में हुआ है इसका जन्म। देखो साथियों कुछ शब्दावली ऐसी है जिनका जन्म कहाँ हुआ है, क्षेत्रीय भाषाओं में। वे शब्द जिनका उद्भव हुआ है क्षेत्रीय भाषाओं में।
लेकिन वर्तमान में कहाँ हो रही है? वर्तमान हिंदी साहित्य में प्रयुक्त हो रही है, हिंदी साहित्य में प्रयुक्त हो रही है। ऐसी कोई भी शब्दावली जो है वो अपने आप में क्या कहलाती है? देश शब्द। जैसे उधम, अंगोछा, इडली, इडली, लोटा, भोपू, तेंदुआ आदि। ठीक है साथियों, ये जो शब्द हैं ये मूलतः कहाँ के हैं? किसी क्षेत्रीय भाषा में जन्म हुआ, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहे हैं? साहित्य में प्रयुक्त हो रहे हैं, अतः ये अपने आप में क्या कहलाते हैं? देश शब्द। उसके बाद बात करते हैं चौथा वर्गीकरण साथियों। तो चौथा जिसे हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, देखो विदेशज का मतलब क्या होता है? विदेश धन ज, अर्थात साधारण शब्दावली से इसका अर्थ मतलब लगता है कि जिसका जन्म कहाँ हुआ है? जिसका जन्म विदेशी भाषा में हुआ है, विदेशी भाषा में हुआ है। देखो साथियों, क्या होता है विदेशी शब्द? विदेशी शब्द की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास की हम लोग जड़ें खंगाले तब हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हम लोग 7वीं शताब्दी से ही हम लोगों ने क्या किया? अरबियों के, फारसियों के, पुर्तगालियों के, डच्चों के, रूसियों, जापानियों, फ्रांसीसी, रूसी, इतने अन्य भाषा जो है ब्रिटिश हो गए, अन्य भाषी लोगों के संपर्क में आए हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ शब्दावलियां हम लोगों ने उनसे ग्रहण करी है और कुछ शब्दावली उन्होंने हमसे ग्रहण की है। और ऐसी कोई भी शब्दावली जो मूलतः विदेशी भाषा की है, जैसे स्पुतनिक शब्द हो गया, जार हो गया, सोवियत हो गया, इसके अलावा वोडका हो गया, हाफ हो गया, ये सारी हमारे सामने क्या है? शब्दावलियां हैं जो मूलतः किस भाषा की है? विदेशी भाषा की, लेकिन वर्तमान हिंदी में कहाँ प्रयुक्त हो रही है? साहित्य में प्रयुक्त हो रही है। और ऐसी शब्दावली हमारे दैनिक जीवन में 2500 प्रतिदिन काम में लेते आए हैं। ये शब्द हो गए हमारे साथियों कौन से? विदेशी शब्द। हम लोगों ने पहला वर्गीकरण देखा शब्द का वर्गीकरण इतिहास कह दें, स्रोत कह दें या उद्गम स्थान के आधार पे। इसका अग्रिम अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।